गणेश गोदियाल, हम सब लोग मंच पे बैठे हुए लोग और हमारी पार्टी आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आज आप सब जानते हैं कि चुनाव के अभियान के तहत प्रचार के लिए आपके बीच आ रखे हैं और यहाँ पर सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही। यहाँ पर एक बहन, नाम मैं नहीं जानता, शायद वो जनकारी मिशन से जुड़ी हुई होगी, उर्मिला जी हैं। उन्होंने बहुत अच्छा संबोधन किया। आने से पहले वो हिचक रही थी, तो मुझे लगा कि हिचक रही थी तो मतलब उनको ये लगा होगा कि भाषण मैंने कभी किया नहीं है तो कैसे बोलना है। और आते ही उन्होंने इतना अच्छा बोला कि हमको लगा कि तो ऐसे लग रहा है जैसे मजहबी मंचों की खिलाड़ी। तो लेकिन उन्होंने एक बात कही और बड़े गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि मैं आने को तो आ गई और बोल भी अच्छा रही थी, पर मुझे हिचकिचाहट ये थी कि मैं राजनीतिक बात कैसे बोलूंगा। तो इसका अर्थ ये है कि राजनीतिक बात भी कोई आसान नहीं है। राजनीतिक बात के लिए भी बोलने के लिए उतना ही आत्मविश्वास और उतने ही गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है जितना किसी आध्यात्मिक बात को बोलने के लिए या किसी धार्मिक बात को बोलने, किसी सामाजिक बात को। क्योंकि राजनीतिक एक विषय है। आजकल के जमाने में नेताओं ने उस राजनीतिक विषय को गंदा जरूर कर दिया होगा अपने कृत्यों से, लेकिन फिर भी कोई विषय गंदा नहीं होता। जिस प्रकार मंदिर में या किसी पूजा स्थल में कोई उस पूजा स्थल का संरक्षण करने वाला उस पूजा स्थल का दुरुपयोग कर देता है, तो उससे वो पूजा स्थल दूषित नहीं होता, उसका कृत्य दूषित है। इसी प्रकार राजनीति भी विषय दूषित नहीं है, बल्कि उसको दूषित करने वाला व्यक्ति दूषित है। यहाँ पर आपने जो बात कही, पर इतना कहना चाहता हूं कि धर्म में, अध्यात्म में और राजनीति में फर्क ये है कि तमाम भौतिक जानकारियों की सीमा जहां समाप्त होती है, अध्यात्म की जानकारी वहां से शुरू होती है। ये फर्क है। महत्ता किसी की कम नहीं है। भौतिक विषयों की महत्ता जीवन के लिए आवश्यक है। राजनीतिक विषयों की महत्ता सामाजिक रूप में हमें बहुत आवश्यक है, राजनीतिक रूप में आवश्यक है। ऐसे ही आध्यात्मिक विषयों की समझ भी परमात्मा को पाने के लिए आवश्यक होती है, तो वो अलग विषय है। आपकी बात के आगे हमारे युवा साथी विवेक कुमार जी ने कहा कि आज स्थितियां ये हैं कि युवा बेरोजगार हैं। और ये क्यों है? ये इसलिए है कि इस देश का जनमानस बटा हुआ है और बटे होने के कारण निश्चित रूप में जो मैंडेट है, उस बटे हुए भाई अगर आप टोटल कर लो दक्षिण भारत से लेकर उत्तर तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक, तो भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत विपक्ष से कम है, लेकिन दूसरे बटे हुए हैं। इसलिए जो है बीजेपी को ज्यादा बढ़त मिल जाती है और देश में भी उसका शासन है, यहां भी उसका शासन है। पर सवाल यह है कि लोग इसको कब समझेंगे। बस ये प्रश्न है कि लोग कब समझेंगे। अभी आपने कहा कि लोगों को रोजगार नहीं है। अब रोजगार होगा कैसे? अगर केंद्र में बैठे हुए लोग, अगर राज्य में बैठे हुए लोग ये बोल के अगर सत्ता में बैठे हों कि हम तुमको रोजगार देंगे, अगर ये बोल के वो सत्ता में बैठे हों तो तब तो रोजगार आएगा। लेकिन वो ये बोल के सत्ता में बैठे ही नहीं है, वो तो आपको लड़ा के सत्ता में बैठे। जब आप लड़े हैं, हम लड़े हैं आपस में, तो तब वो सत्ता में बैठे। और चूंकि उनके वादे सत्ता में बैठने के समय रोजगार के थे ही नहीं, विकास के थे ही नहीं, तो कहां से आपकी नाली बनेगी, कहां से आपका रोजगार बनेगा। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के एक जो व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने भाषण में क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि इस नगर निगम का पैसे से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में एसी लग रहे हैं, उनके घर में अंदर टाइल लग रही है, उनके घर के काम हो रहे हैं, मतलब उनके घर के जो सिविल वर्क कंस्ट्रक्शन के काम है, उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मकान बन रहे हैं नगर निगम के पैसे से। ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नगर पालिका को भंग करके नगर निगम बनाया, और चूंकि नगर निगम के चुनाव को 2 साल से अधिक का समय बाकी था, इसलिए उस पैसे को दृष्टिगत रखते हुए उस पर कब्जा किया
वहां अपनी हुकूमत चलाई, वहां अपनी सरकार चलाई और अपने घर बना रहे हैं। आज देख लो मंत्री जी का कितना बड़ा घर बन रहा है इसी श्रीनगर में, जाके देख लो। मैं पूछना चाहता हूं, गणेश गोदियाल की जो जांच चल रही, करें गणेश गोदियाल की जांच। गणेश गोदियाल पिछले 30 साल से इनकम टैक्स पे ही है, लेकिन मंत्री जी तुमने तो कहीं नौकरी चाकरी की नहीं। ये बता दो कि तुम्हारे इतने बड़े मकान कहां से बन रहे हैं? हमारे पास इतना करने के बाद, 30 साल से इनकम टैक्स भरने के बाद भी वो स्थिति नहीं है। हम तो मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा के चुनाव के समय पार्टी ने मुझे कहा कि भाई आपको लड़ना ही पड़ेगा। जब मैं लड़ा, मैंने लोगों से निवेदन किया कि भाई मुझे मदद कर देना, क्योंकि मेरे पास नहीं है इतना पैसा कि मैं चुनाव लड़ सकूं। और आप लोगों के आशीर्वाद से किसी ने 5 रुपया, किसी ने 10 रुपया, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 1000 रुपया, किसी ने 5000 रुपया मुझे उस खाते में डोनेट किया और 55 लाख रुपए जमा हुए। 55 लाख रुपए। तो हमारी पूंजी आप लोगों का विश्वास है। लेकिन आज ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो नगर निगम का उपयोग भी अपने घरों को भरने के लिए कर रहे हैं। ये उत्तराखंड की सरकार का उपयोग भी अपने घरों को भरने के लिए कर रहे हैं। एक तरफ ये भाई रोजगार के लिए चिल्ला रहा है और दूसरी तरफ इस प्रदेश के मंत्री धन सिंह रावत 1600 करोड़ रुपए की संपत्ति हरिद्वार में एक प्राइवेट संस्थान को दे दी है 99 साल के लीज के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण है, बेशर्मी है। लोग भूख से मरते रहे, लोग बेरोजगारी से तड़पते रहे, लेकिन इनके लिए जरूरी है कि इनकी 7 पुश्तों के लिए भ्रष्टाचार करके पैसा जमा करना है। यही इनका मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है इनका। मैं कहना चाहता हूं, समय बदलते रहता है और आज सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं धन सिंह रावत जी को, यहाँ के मंत्री जी को, कि मंत्री जी समय बदलते हुए देर नहीं लगती है। इस जनता के साथ जिस प्रकार का छलावा आपने किया, जिस प्रकार की तानाशाही आपने की, मैं आज ही सुबह से कम 20 लोगों से ये बात सुन चुका हूं कि भाई हम वोट आपको देंगे, पर हम डरे हुए हैं। मैंने पूछा क्यों डरे हुए हो? अरे भाई हमारी छोटी मोटी दुकान है, पता चला कि हमारे छोटा मोटा दुकान है, होटल है, होटल वाला कह रहा है कि वो हेल्थ इंस्पेक्टर को भेज देगा जांच के लिए। दुकान वाला कह रहा है कि सैंपल जमा करा रहा है। अब जब सैंपल जमा कराएगा तो जो सामान है वो सामान बनाने वाले होंगे सहारनपुर के, और सैंपल इधर फेल हो गया तो हमको ऐठेगा कि भाई ला पैसे ला। तो सवाल ये है कि क्या ये तानाशाही? इसलिए धन सिंह रावत जी, जिस दिन सत्ता से उतरोगे उस दिन ऋषिकेश से ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। यहाँ की जनता इतनी चिड़ी हुई है, यहाँ की जनता इतनी आक्रोशित है, ऋषिकेश से ऊपर नहीं चढ़ पाओगे फिर। इसलिए औंध बोल देवता लेनी चौथ गड़बड़ का हुआ चेक जब तो आंदा तब चौथ में भी रोना। आज अगर तुम पर सत्ता का देवता है ना, तो वही सत्ता के देवता के साथ चौथ में रखा, जय दिन देवता उतरो वही दिन क्यों हो लो, ये बात को ख्याल कर ले। आज मैं नगर निगम के इस प्रचार में आपके बीच आया हूं और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमेशा आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को साथ दिया, मुझे अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार आज यहाँ पर पार्षद के रूप में भाई विवेक जी को और हमारे मेयर के रूप में बहन वीना रावत जी को आप अपना आशीर्वाद देंगे। भाई मेरी बात सुनो, अभी मैं अंदर आया और किसी भाई ने कहा मुझे कि गोदियाल जी जब आप विधायक थे तभी आप ही ने कर रखा है। आपने किया उस समय का, पर सुनो मेरी बात सुनो, हम गड़ा दूसरे समझ देना, हम जो जहां पर टाइम पर इन कोशिश नहीं करे कि हर जगह पर न लगा दे, नहीं करे, हम काम करें और काम करने बाद ये समझे कि जो काम जो मिल करे जो फिर फर्ज छो, ये फर्ज से पूर्ण करने में काम करे। यहाँ कुछ नहीं करे कि लोग याद रखने की बात मेरे को नहीं छो, हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरे कर विचार और कुछ भी भर कर विचार 5 साल मिल भी एक सेवा करे, तपस्या ग्रुप में सेवा करे, मैं भी चाहूँ ना तो 4 छह पर धन सिंह रावत जी जना पर लोग कानून लगा दो और कमा पैसा, पर हम नहीं करेंगे काम। हम नहीं कोई दे गंगा भाई, हम नियम धर्म से रहा से 60-70 करोड़ रुपया दिवाली श्रीनगर बचाने सिरकोट बेटी लेकर और मुड़ के बोलते ना नहीं वैसे नहीं था उदम के बाद राव पंच केदार श्रीयंत्र वक्त का ये 60 करोड़ रुपए की ये श्रीनगर प्रोटेक्शन वॉल गट्टे में बनी था। लेकिन बीजेपी के नेताओं जो बीजेपी के नेता विशिष्ट ठेकेदार उन भी काम कर लो और कांग्रेस ठेकेदार उन भी काम कर लो।
कोई माई पर आप बोल दे तुम गणेश को जाओ कह बेटी 5 पैसा चाय पी चाय अगर पिला बोली अगर कल दिन हुआ वाला ना अगर कल दिन मेरे पास आया वाला तो अपनी चाय पिला बोली हम उनके हिसाब से तपस्या करें राजनीति भी तपस्या चाहे अगर ईमानदारी से कर दो तो हम उन्हें तपस्या करें अगर मेरे तपस्या करी चाहिए श्रीनगर वास्ता अगर मेरे भलाई करी चाहिए श्रीनगर वास्ता तो आप सब लोग से निवेदन चाह कि मेरी भलाई करें ये भूली पर और ये भूलों पर जो हमारे पास सकते ना और ये भूली पर मेरा रूप है वही भलाई के तुम ऊपर लगा जाए मैं चुनाव हार से दुखी जरूर छूं लेकिन अगर तुम लोग जो जीता दिला तो मेरे दुख में कमी मिली मीठा आधार मिलो मीठे एक पेट फॉर्म मिलो लगने पड़ी कि 2027 में बहुत जरूरी था कि हमारे लोग जीतना और जीत गए तुम लोग की सेवा करे ना तुम लोग का नजदीक होने के जरिया यूं तो मिलो आदिवासी कुमार पद से मीठा भी तुम लोग का नजदीक होने के मौका मिले तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग यूं तो हाथों निशानों बटन दबा के अपना आशीर्वाद दिया ये बाना आप लोग का दर्शन भी मेरा बहुत दिन भी आए भी छो लोकसभा चुनाव में भी अपने आशा की लोकसभा चुनाव बहुत बड़ो चुनाव 14 विधानसभा एक ही विधानसभा का गाँव को जान मुश्किल होगा 14 विधानसभा कब जान नहीं आया पर कोई बात नहीं होगा बावजूद आप लोग आशीर्वाद देना एक वास्तव में अपना आभार व्यक्त कर दो आप लोगों को और निवेदन कर दो कि ये जो दुई लोग भाई विवेक भाई और बहन मीना जी जो मेरा प्रत्याशी है ना आप इन लोग को भरोसे भाई कि नहीं कि घसे में आधे बेटी वो था बना छने का मामला देखो कोई और छ अरे चुंगी बेटी वो था बना छने का मामला देखो कोई वो छ और छ ये चुंगी बेटी और घसे में आधे तो एक है ना वो समस्या हम निराकरण करे जा लो आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद आपण विरोध केल्या बारामा